स्टार्टअप के नज़रिए से अगर हम देखें तो रोजगार बाजार में स्टार्टअप की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टार्टअप्स तो अभी भी बहुत कम है रोजगार के बाजार में, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? हाँ, जो हम रोजगार के नज़रिए से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियों का बनना, डूबना, उनका चलना, ये उनके पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन और इसलिए जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप कुछ मुट्ठी भर कंपनियों की या कुछ छोटे से एक एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम की बात है, तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि भारत में फॉर्मल नौकरियों का बाजार है ही कितना बड़ा है। दुनिया में शायद सबसे छोटे, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सबसे छोटा बाजार होगा फॉर्मल नौकरियों का किसी भी दुनिया की तुलना में भारत में। श्रम मंत्रालय ने जुलाई सितंबर के दौरान एक अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में फॉर्मल सेक्टर में औपचारिक नौकरियां केवल 3 करोड़ हैं। 3 करोड़ के आसपास फॉर्मल नौकरियों का बाजार है। यानी अगर आप टोटल कामगार आबादी मानो जो कि 44 करोड़ से 45 करोड़ के आसपास है, तो उसमें 10% से भी कम लोग फॉर्मल जॉब्स में। जब हम फॉर्मल जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ शर्तें हैं। फॉर्मल जॉब्स की शर्तें हैं कि जहां 10 से अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठान हो, जहां 10 से अधिक लोगों को काम मिलता हो, वो फॉर्मल जॉब्स में आते हैं। यहाँ स्थायी और अच्छी नौकरियाँ हों, इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोटेक्टेड हों और इन्हें श्रम मंत्रालय के नियमों के हिसाब से कुछ सुविधाएं मिलती हों। इसके बाहर जितने भी रोजगार हैं वो सब इनफॉर्मल है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ और समझना ज़रूरी है हमें स्टार्टअप की क्रांति क्यों रोजगारों को स्टार्टअप की क्रांति रुकना और बेरोजगारी फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को क्यों इतना प्रभावित कर रही है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ हमारे लिए समझना जरूरी है। शुभम, भारत में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने, सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो पहली चीज़ तो ये हमारे लिए सोचने की बात है भारत के नीति निर्माताओं के लिए कि हम एक इतने छोटे से फॉर्मल सेक्टर के साथ पूरे देश में रोजगारों का सपना बेचते या बताते हैं, देते हैं कि देश में सबको नौकरियां मिलेंगी 3 करोड़ लोगों के साथ। दूसरी चीज ये कि भारत में केवल 9 उद्योग या सेवाएं ऐसी हैं जहां अधिकांश स्थायी और अच्छी नौकरियां मिलती हैं। केवल 9 सेक्टर्स ऐसे हैं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें रियल एस्टेट है, इसमें ट्रेड है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, होटल रेस्टोरेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल सर्विसेज में BFSI, बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज हैं। अब इन अच्छी नौकरियों की हकीकत पर कुछ सवाल हमारे दिमाग में हमेशा उठते हैं, जो हमें दिखते हैं कि जब इनको आप करीब से देखें और इनकी तुलना में भारत में इनके नाम पर बने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, ह्यूज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं, इनकी रोशनी में देखें तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या भारत में अच्छी तनख्वाह देने वाले रोजगार पर्याप्त संख्या में है भी कि नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर अच्छी तनख्वाह देने वाले रोजगारों की संख्या अच्छी है तो क्या वहाँ वेतनों में उतनी पर्याप्त बढ़ोतरी है कि नहीं है। और यहाँ हमें कोविड से पहले, कोविड के दौरान तो भारत के रोजगार बाजार की जो दशा हुई वो हमें पता है। उसके पहले का एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे पास है जो हमें समझना ज़रूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट ने 2016 से 2021 के बीच में, उसमें कोविड के आखिरी साल शामिल थे, लेकिन हम कोविड के साल को निकाल भी दें तो 2016 से 2021 के बीच में भारत के 27 प्रमुख उद्योगों में की करीब 2000 से ज़्यादा कंपनियों की बैलेंस शीट का अध्ययन किया, रिसर्च किया। बैलेंस शीट का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी था क्योंकि रोजगारों को लेकर जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं वो सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं जिनमें कई सारी गफलत और सब होती है। आप ये नहीं कह सकते कि कितने रोजगार क्रिएट हुए, लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट ये बताती है, स्पष्ट रूप से बताती है, क्योंकि वो कंपनी कानून के तहत अपनी बैलेंस शीट फाइल करते हैं और सेबी को भी उसकी जानकारी देते हैं कि उन्होंने रोजगारों में भर्तियों पर और वेतन में बढ़ोतरी पर कितना खर्च किया। उनका जो वेज बिल है वो उनके बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। और इससे जो हमारे सामने निष्कर्ष निकले वो चौंकाने वाले थे। इस रोशनी में हमें ये पूरी रोजगारों की बहस, 10 लाख सरकारी नौकरियों की चर्चा और स्टार्टअप के मेल्टडाउन को करीब से देखना पड़ेगा। 27 उद्योगों में 2000 कंपनियों में 2016 में कर्मचारियों की संख्या 54.5 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर केवल 59.8 लाख हुई, यानी बढ़ोतरी केवल 1.9% के आसपास। यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर इस दौरान 3.5% औसत मान लिया जाए, कोविड वाला साल मिला लिया जाए तो भी 3.5% की आर्थिक विकास दर मान लिया जाए, तो रोजगारों में बढ़ोतरी उसकी लगभग आधी है। और अगर कोविड का हिस्सा निकाल दिया जाए तो जीडीपी की विकास दर के हिसाब से नौकरियां बहुत कम है।
कोविड के दौरान जो छटनी है उसे निकाल दीजिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्ययन बताता है कि रोजगार बढ़ने की दर 2.5% है। कोविड से पहले तक भारत की 5 वर्ष की औसत विकास दर 6 से 6.5% के आसपास रही थी। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही थी उसकी 1/3 गति से भारत में अच्छी नौकरियां बढ़ रही थी। 27 उद्योगों की 2019 कंपनियों में, जो प्रमुख उन सेक्टर्स में जिनका जिक्र हमने पहले किया था। अब इनमें और भीतर जाते हैं। 27 उद्योगों में केवल 9 उद्योग ऐसे थे जहां रोजगार बढ़ने की दर ओवरऑल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन 2019 कंपनियों में रोजगार बढ़ने की दर से यानी 1.9% से ज्यादा था। बाकी उद्योग 27 उद्योगों में से केवल 9 ही थे, बाकी सब में रोजगार बढ़ने की दर औसत 1.9% से भी कम थी। अब इनमें सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर थे। यहाँ रोजगार बढ़े, लेकिन यहाँ भी जीडीपी की आर्थिक विकास दर के हिसाब से आप इसे समझने की कोशिश करें कि कंपनियों को होने वाली कमाई, कंपनियों के मुनाफे, उनकी रोशनी में भी देखें। इस पर हम एक बार चर्चा इकोनॉमिकम में कर चुके हैं, कंपनी के मुनाफों और रोजगारों के बीच में विस्तार से। दर्शक को इकोनॉमिकम की प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इस रोशनी में देखें तो हमें दिखता है कि जीडीपी की विकास दर की तुलना में अच्छी औपचारिक नौकरियां और कम हुई। कोविड के कारण, जो अब ताजे आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, कोविड के कारण सबसे ज़्यादा बेकारी अच्छे रोजगारों में, फॉर्मल रोजगारों में सबसे ज़्यादा बेकारी एजुकेशन में आई। 31% जॉब्स वहाँ कट हुए एजुकेशन सेक्टर में। होटल में करीब 21% और रिटेल में 18% जॉब कट हुए। ये फॉर्मल सेक्टर की तस्वीर है शुभम, जो कोविड के आखिरी के एक साल में और कोविड से पहले के साल में मौजूद थी। ये परिस्थिति हमें जॉब मार्केट की, फॉर्मल जॉब मार्केट की सबसे वास्तविक और शायद सबसे ऑथेंटिक तस्वीर देती है। आपने बताया कि इस बैलेंस शीट में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके वेतन बढ़ने की क्या स्थिति, उसका भी आकलन किया गया। वहाँ निष्कर्ष क्या थे? हाँ, कंपनियां क्योंकि अपनी बैलेंस शीट का बैलेंस शीट फाइल करती हैं तो वो केवल हायरिंग या नई जॉब्स को ही नहीं बल्कि सैलरी में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट ने इसमें प्रति कर्मचारी लागत का भी अध्ययन किया कि कंपनी के लिए पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, जिसको कि हम नौकरी पेशा लोग सीटीसी के तौर पर जानते हैं। कॉस्ट टू कंपनी वही पर एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। बीते 5 साल में कोविड से पहले तक प्रति कर्मचारी वेतन में औसत केवल 5.7% की बढ़ोतरी हुई और अधिकांश कंपनियों में, अधिकांश सेक्टर्स में, अधिकांश कंपनियों में ये जो औसत दर मिलती है हमको 5.7% की बढ़ोतरी इससे भी कम है। यानी आप इन्फ्लेशन की रेट और उसके आधार पर फॉर्मल जॉब्स में तनख्वाहें बढ़ने की दर की तुलना करके सामने देखिए तो दिखता है कि एक तो सरकारी नौकरियां नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि उनमें वेतन बढ़ने की रफ्तार बहुत कम है। अब आप इसको कंपनियों के मुनाफे के तौर पर देखिए। भारत में 2016 से 2020 के बीच में कंपनियों के मुनाफे बढ़ने की रफ्तार लगभग 6% के आसपास रही। बाद के वर्षों में मुनाफे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे, जो हाल के महीनों में। कंपनियों को टैक्स में रियायतें मिली, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, बाकी सारी कटौती की, उन्हें सस्ता कर्ज मिला, लेकिन ना तो अच्छी नौकरियों में बढ़ने की रफ्तार, जीडीपी को, अच्छी नौकरियां 3 करोड़ का बाजार है सिर्फ छोटा सा, उसमें ना तो अच्छी नौकरियां बढ़ने की रफ्तार जीडीपी को बीट कर सकी और ना तनख्वाह बढ़ने की रफ्तार महंगाई को बीट कर सकी, जो महंगाई सरकार कोट करती है। अब आप सोचिए कि संगठित नौकरियों का जब हाल सबसे अच्छे सालों में था, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे साल 2019 तक थे, जब हमारी आर्थिक विकास दर, हम दुनिया में सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था थे कहा जा रहा था, उस वक्त। अब जब भारत में निजी निवेश में जीडीपी का अनुपात 22% के पर है, जो वास्तविकता हमें दिखाई देती है कि 2005 के बाद कंपनियों ने जो कैपेसिटीज़ क्रिएट की थी, उन कैपेसिटीज़ का भी यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। सीएमआई का ताज़ा आंकड़ा बताता है कि अभी कंपनियों ने अपनी पुरानी क्षमता का उपयोग केवल 66 से 70% के आसपास किया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, कच्चे माल की महंगाई आ चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पहिया अभी घूमने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, ये बात सरकार मान रही है। ऐसी परिस्थिति में फॉर्मल जॉब्स के बढ़ने का परिदृश्य कैसा दिखाई देता है, हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि एक तो जब बेस्ट पीरियड था तब भी फॉर्मल जॉब्स की बढ़ोतरी तेज नहीं थी, तो अब तो हम ढलान की तरफ है, स्लो डाउन के टेरेन में है, स्टैगफ्लेशन के टेरेन में है, जहां कंपनियां अपना निवेश रोकेंगी, उनकी कच्चे माल की लागत बढ़ चुकी है, उन्हें आने वाले समय में महंगाई के असर के कारण डिमांड बढ़ने की संभावना नहीं। और इसलिए
रोजगारों को लेकर जो बेचैनी, अच्छी नौकरियों को लेकर जो बेचैनी, जो घबराहट, जो गुस्सा, जो चिढ़ हमें दिखती है, ये उसकी एक झलक हमें इन आंकड़ों से दिखाई दे जाती है।